नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का दौरा यहां पे खत्म हो चुका है। यहां पे भारतीय टीम ने पहले टेस्ट सीरीज में यहां पे जीत दर्ज की, उसके बाद वनडे सीरीज में दर्ज की। टी20 में यहां पे 1-1 से बराबरी पर रही थी। अब भारत का न्यूजीलैंड दौरा यहां से शुरू हो चुका है। 23 जनवरी से भारत न्यूजीलैंड में अपना पहला वनडे मैच खेलेगी। यहाँ पे 5 वनडे मैच खेले जाने हैं, उसके बाद 3 टी20 मैच खेले जाने हैं। स्क्वाड के अनाउंस पहले ही हो चुके हैं और हमने आपको पिछले अपडेट्स में भी बताया कि कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं जो वनडे स्क्वाड में शामिल है। आपको बता दें कि जो ऑस्ट्रेलिया में स्क्वाड खेल रही थी, जो खिलाड़ी यहाँ पे थे, सेम खिलाड़ी के साथ यहाँ पे न्यूजीलैंड दौरे पे जाएगी भारतीय टीम। और इसी सब को लेकर हम बात करेंगे कि जो आखिरी वनडे मैच में यहाँ पे 3 बदलाव देखने को मिले थे और जिसकी बदौलत यहाँ पे जीत दर्ज करने को मिली थी, क्या सेम कॉम्बिनेशन के साथ न्यूजीलैंड में भारत पहला वनडे मैच खेलेगा जो 23 जनवरी को होना है, या किसी प्लेइंग 11 में यहाँ पे बदलाव देखने को मिलेगा। इसी सब को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ अभिलाष जी जुड़ चुके हैं। सर, कल का जो मैच था बेहद दिलचस्प मुकाबला था। यहाँ पे भारतीय टीम ने जीत दर्ज की आखिरी ओवर्स में जाके यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे जीत के साथ भारतीय टीम ने यहाँ पे शुरुआत की है इस साल की वनडे में भी और टेस्ट में भी। न्यूजीलैंड दौरे को आप कैसे देख रहे हो, वर्ल्ड कप के हिसाब से कैसे देख रहे हो यहाँ पे? देखिए लव, कंपैरेटिवली अगर कल देखें आप मेलबर्न वनडे जो देखें, वहाँ पर भारत ने बहुत ब्रेव चेंजेस किए थे, जो 3 बड़े चेंजेस किए थे। और वहाँ से कहीं ना कहीं उनको भी ये समझ में आ रहा होगा कि उनको किस खिलाड़ी को मौका देना है और किसको नहीं देना है। अब अगर वर्ल्ड कप के लिहाज से देखा जाए तो भारतीय टीम की तैयारियां चल रही हैं। उनके लिए सीरीज उतनी मैटर नहीं कर रही है जितनी अपनी टीम को बिल्ड करना है। उनको भी पता है कि वर्ल्ड कप कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो जल्दबाजी ये जो दिखाई है, जो इन्होंने किया एकदम से पैनिक, जो चेंजेस किए हैं, ये इनको 2 से 3 महीने पहले कर देने चाहिए थे जब आप वेस्ट इंडीज सीरीज में आपके पास मौका था। दूसरा क्या है कि इंग्लैंड में वर्ल्ड कप है तो आपको अपने हिसाब से टीम बिल्ड करनी पड़ेगी। अगर हार्दिक पांड्या अवेलेबल रहेंगे तो ऑटोमेटिक विजय शंकर जो है वो कट जाएंगे, लेकिन अगर हार्दिक पांड्या अवेलेबल नहीं रहते तो इनको विजय शंकर को खिला के एक विकल्प के तौर पर देखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, विजय शंकर ने बॉल बुरा नहीं डाला है कल, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की है और मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली हार्दिक से बेहतर बॉलर है विजय शंकर। वो अपने 10 ओवर का कोटा निकाल सकते हैं। यहाँ पर बल्लेबाजी में हार्दिक पांड्या थोड़ा सा भारी हैं जडेजा और विजय शंकर पे, इस वजह से उनको थोड़ा सा आगे मौका मिलता है। लेकिन अगर हार्दिक का विवाद नहीं सुलझता या फिर उनको बैन किया जाता है तो फिर क्या, फिर आपके पास 2 ऑलराउंडर हैं, रविंद्र जडेजा और यहाँ पर विजय शंकर। अब आपको अपनी टीम बिल्ड करनी है। आपके पास 4 पेसर आप लेकर जाओगे ही जाओगे, तो एक आपके भुवनेश्वर कुमार हो गए, जसप्रीत बुमराह हो गए, मोहम्मद शमी तय हैं। 3 आपके पेसर तैयार हैं। खलील अहमद, या फिर मेरे हिसाब से एज ऑफ नाउ अभी तक तो खलील अहमद बेस्ट है और खलील अहमद को लेकर जाना चाहिए इनको, क्योंकि लेफ्ट आर्म है, दोनों तरफ से स्विंग करा सकते हैं। 4 आपके पेसर तैयार हो गए। 3 आप स्पिनर लेकर जाएंगे। रविंद्र जडेजा को मुझे नहीं लगता ड्रॉप करेगी भारतीय टीम, क्योंकि एक वैल्यूएबल प्लेयर हैं, कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन रहता है ऑलराउंड परफॉर्मेंस में। तो 3 आपके स्पिनर हो गए, यानी कि आपके 7 गेंदबाज हो गए। एक अगर आप ऑलराउंडर ले जाना चाहें, विजय शंकर या हार्दिक पांड्या में से कोई एक, तो 8 लोगों की टीम आपकी तैयार हो गई। अब आप क्या लेकर जाएंगे? 7 बैट्समैन। यहाँ पर विराट, शिखर, धोनी और रोहित, ये 4 आपके तैयार हैं। कार्तिक को भी मैं गिनूंगा क्योंकि कार्तिक अच्छे प्लेयर हैं। 5 आपके तैयार हैं। जाधव, राइडू। अब राइडू मेरे हिसाब से इस टीम में फिट नहीं बैठते, क्योंकि देखिए, जिसको करना होता है, मैंने कल भी कहा था, जिसको रन्स करने होते हैं, चाहे आप 3 महीने बाद आए, 4 महीने बाद आए, आपको प्रदर्शन करना। राइडू का प्रदर्शन नहीं है अच्छा। पहली बार तो बैट स्विंग नहीं है विदेशी पिचेस लाए। अब आप देखिए, केदार जाधव भी तो इतने दिन बाद खेल रहे थे, लेकिन केदार जाधव ने देखिए रन्स किए हैं और अच्छी पारी खेली, मैच खेली। तो केदार जाधव ने अपना जो रोल है वो बयां कर दिया है कि नहीं भाई, अगर आप मुझे खिलाएंगे तो मैं आपको यहाँ पे रन्स करके दूंगा और कुछ ओवर्स भी डाल सकता हूँ आपके लिए। तो केदार जाधव ऑटोमेटिकली आपकी एक अल्टीमेट चॉइस हो गए। तो आपके 5 बल्लेबाज तैयार हो गए। अब मुझे लगता है कि यहाँ पर एक ऋषभ पंत या अंबती रायडू में से कोई एक यहाँ पर होना चाहिए। ऋषभ पंत होना चाहिए। अंबती रायडू को मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड कप के हिसाब से अगर हम टीम को देखें तो यहाँ पे ऋषभ पंत ज़्यादा जरूरी है। 6ठे नंबर पे आपको बल्लेबाजी करते हो, संतुलन प्रदान कर सकते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड दौरा यहाँ पे महत्वपूर्ण है। और जो ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह की आप बात कर रहे थे, दोनों खिलाड़ी इस न्यूजीलैंड दौरे पे यहाँ पे शामिल नहीं है। जसप्रीत बुमराह की जगह मोहम्मद सिराज खेल रहे हैं यहाँ पे। न्यूजीलैंड दौरे को आप वर्ल्ड कप के प्रिपरेशन के हिसाब से कैसे देख रहे हो? देखिए, ये अब तक का भारत का पिछले 2
1.5 सालों में ये तीसरा सबसे टफेस्ट दौरा है। ऑस्ट्रेलिया आपने हरा ली, क्योंकि देखिए टीम भी वैसी नहीं थी ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन न्यूजीलैंड आपको ये मौका नहीं देगी। न्यूजीलैंड में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, कोलिन डी ग्रैंडहोम की वापसी हो गई है, रॉस टेलर हैं, उसके बाद खुद केन विलियमसन है, मार्टिन गप्टिल है, ये सब फॉर्म में है और अपने घर में ये बड़े खतरनाक टीम है न्यूजीलैंड। दूसरी बात क्या है कि भारतीय टीम ने पहले न्यूजीलैंड को हराया हुआ है, तो उनको इतना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, लेकिन ये एक बड़ी सीरीज होने वाली है, एक टफ कॉल होने वाला है, क्योंकि ये सबसे बड़ी सीरीज है वर्ल्ड कप से पहले, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, यही ऑस्ट्रेलिया टीम अब इंडिया नहीं है, तो फिर वो तो लगभग आप समझ लो कि आप जीत लोगे। लेकिन न्यूजीलैंड में आपको प्रोज और कॉलम पता लग जाएंगे कि हमको किस खिलाड़ी को मौका देना है या नहीं देना है। मुझे लगता है कि शुभमान गिल को भी इनको खिला देना चाहिए। अगर आप रेस्ट ही करा रहे हो, मेरे हिसाब से जो तीसरे वनडे में अंबती रायडू को बाहर किया गया या रेस्ट कराया गया, इस पर असमंजस है, लेकिन इन माय ओपिनियन इफ आई वाज द कैप्टन तो मुझे लगता है कि यहाँ पर रेस्ट कराने का यहाँ कोई मतलब भी नहीं है। 2 ही मैच खेले थे, बस देखने वाले, देखिए कप्तान को भरोसा नहीं है, कप्तान को जिन पर भरोसा है वो देखिए कुलदीप और चहल तो आपको चाहिए ही चाहिए दो। आपने इसका क्रेडिट विराट को जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ग्रूम किया है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से लगातार 1.5 साल इन दोनों गेंदबाजों ने भारत को मैच जिताए हैं। एक आप ऑलराउंडर तैयार कर लीजिए, या तो फिर रविंद्र जडेजा जाएंगे, विजय शंकर को भी आप देख लीजिए। विजय शंकर का परफॉर्मेंस मैंने पढ़ा कि काफ़ी अच्छा रहा है इंडिया ए के लिए, तो मे बी शायद विजय शंकर एक चॉइस हो सकते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ यहाँ पर भारतीय टीम की गेंदबाजी की ऑलमोस्ट दिक्कतें खत्म हो चुकी हैं। अब आपको तैयार करने हैं बल्लेबाज, जो थोड़ा सा खतरनाक बैटिंग लाइनअप चाहिए भारत का, क्योंकि आपके पास ठीक है धोनी आपको मैच निकाल देंगे, लेकिन कहीं अगर मैच फंस गया 50, 60, 70 रन चाहिए हो 20-30 गेंदों में, तो फिर आप क्या करोगे? फिर आपको ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी की जरूरत पड़ेगी, और मैं अभी भी कहता हूँ कि ऐसे हरफनमौला खिलाड़ी को आप बाहर नहीं बिठा सकते। तो ये देखना होगा। और मेरा एक सवाल और था कि जसप्रीत बुमराह अभी इस स्क्वाड से बाहर है, जब वो दोबारा से टीम में वापसी करेंगे तो यहाँ मोहम्मद शमी के खेलने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार खेलेंगे और 2 आप पेसर लेके जाओगे। नहीं, आपका शमी खेलेंगे, शमी की परफॉर्मेंस पहले कॉम्बिनेशन में 2 स्पिनर्स। इस सीरीज से पहले क्या लग रहा था कि मोहम्मद शमी शायद नहीं हो, वो लेके हम एक्स्ट्रा बॉलर के तौर पर जरूर जा रहे हैं, शायद खलील कंफर्म हो गए थे, लेकिन पहले मैच में जो शमी ने गेंदबाजी की है, जो टेस्ट मैचेस में गेंदबाजी की है, उनकी लय ही लौट आई है। वो आप देखिए कई बार क्या होता है ना, कुछ बैट्समैन और कुछ गेंदबाज जो होते हैं ना, वो भारत से बाहर के लिए बने होते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर बाहर रन्स जिन्होंने बनाए, विराट कोहली क्यों बेस्ट चॉइस है, उसी तरह से मोहम्मद शमी, भारत में उनका कोई बहुत खास प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन आप देखिए इंग्लैंड में उनका प्रदर्शन देख लीजिए, टेस्ट सीरीज में उठा के आप ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए उनका प्रदर्शन, और उसके बाद अब वनडे सीरीज में भी उन्होंने क्या कमाल की गेंदबाजी की। विकेट टेकिंग ऑप्शन है, और मुझे लगता है कि कप्तान की सोच विकेट टेकिंग ऑप्शन की अगर नहीं होती तो मेरे ख्याल में रविंद्र जडेजा परमानेंट खेल रहे होते। रविंद्र जडेजा खराब दिन पर भी आपको 10 ओवर में 50 रन ही देंगे, लेकिन विकेटें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी आप नहीं कह सकते। लेकिन चहल या कुलदीप अगर खेलते हैं तो फिर आपको दोनों तरफ से भारी पड़ते हैं, क्योंकि रेस्ट स्पिनर्स हैं, सामने वाली टीम को समझ नहीं आता कि हमको इनको खेलना कैसे। तो यहाँ पे आप ये अगर यहाँ पे जसप्रीत बुमराह वापस आते हैं तो भारतीय टीम यहाँ पे 3 परमानेंट पेसर्स के साथ उतरेगी। 3 पेसर 2 स्पिनर। 2 स्पिनर। तो यहाँ पे जो 6ठे नंबर की बात हो रही है ऑलराउंडर पे, यहाँ पे आपको नहीं लगता कि थोड़ी कमजोरी आएगी? फिर तो बैलेंस तो बिगड़ना ही है, लेकिन मेरे हिसाब से 3 पेसर अगर भारत खिलाता है तो हार्दिक या विजय शंकर में से कोई एक खेलेगा। अगर भारत को तीसरा पेसर, तो वही अगर हार्दिक पांड्या विजय शंकर खेलते हैं तो ऑलराउंडर खेलेंगे, तो आपके पास 2 पेसर यहाँ पे रखने की जगह है, तो आप जाहिर सी बात है जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार पहली चॉइस होंगे। शमी को आप किसी मैच में फिर मौका देंगे, कंफर्म प्लेइंग 11 में तो नहीं रहेगा। कंफर्म प्लेइंग 11, लेकिन यहाँ पे स्क्वाड में अपना जगह फिक्स कर चुके हैं शमी। देखना होगा टीम कंडीशन के हिसाब से, किसी मैच में आप 3 पेसर के साथ भी उतरना चाहोगे, 4 के साथ भी उतरना चाहोगे। यहाँ पे आपको नहीं लगता कंडीशंस के हिसाब से जो कुलदीप और चहल की जोड़ी है, जो फेमस जोड़ी है, विकेट्स निकाल देती है यहाँ पे मिडिल ओवर में, इनकी जोड़ी कहीं ना कहीं ब्रेक होती नजर आ रही है। ये ब्रेक की गई है, पता नहीं क्यों की गई है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अगर आपको खिलाना भी है, देखिए रिस्ट स्पिनर कभी भी, ये कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, रिस्ट स्पिनर कभी भी आपको फ्लैट ट्रैक पर भी बचाकर देगा रन। पहली बात ये। दूसरी बात क्या है कि जब इंग्लैंड में वर्ल्ड कप होना है, हमको पता है कि इंग्लैंड में बारिश होती है अक्सर, आधे मैच तो ऐसे ही फंसेंगे, देखिएगा। दूसरा क्या है कि जब ओवरकास्ट कंडीशन होगी इस तरह की, तब आपको जरूरत पड़ेगी अपने तीसरे पेसर की। तो फिर भारत 6 बल्लेबाज, फिर ऑलराउंडर नहीं खेलेगा टीम में। फिर आपका अगर ऑलराउंडर खेलता भी है तो फिर टीम में फिर एक ही स्पिनर खेलेगा। और ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर आपको ओवरकास्ट, जो अब हमने लॉर्ड्स टेस्ट में देखा था, ओवरकास्ट कंडीशन थी, कुलदीप को खिलाकर विराट ने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया था और वहां पिटे थे हम।
तो ये भारत भी जानता है कि हम अगर हमें ओवरकास्ट कंडीशन इंग्लैंड में मिलनी है, एक आधे मैच में आप फंसोगे, फिर वहां आप 4 पेसर खिला सकते हो यहाँ पे, इसलिए इस वजह से भारत जो है 4 तेज गेंदबाज लेकर जा रहा है और फिर भारत की टीम और ज्यादा स्ट्रांग होगी। यहाँ पर जो मसला है वो है भारत की बल्लेबाजी का, क्योंकि और लगभग ऑलमोस्ट सभी मसले जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं। नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 धोनी ने कल एक बात कही है कि टीम के लिए मैं किसी भी नंबर पर खेलने के लिए तैयार हूँ। विराट ने कहा कि हमारे हिसाब से प्रिफर वो नंबर 5 है, वो गेम को चलाएंगे। नंबर 4 या आप कार्तिक को खिलाइए या आप केदार जाधव को खिला दीजिए। आपकी टीम ऑलमोस्ट बिल्ट हो चुकी है, लगभग बैटिंग ऑर्डर तैयार हो चुका है। मेरे हिसाब से राइडू इस टीम में नहीं होने चाहिए, और राइडू नहीं होने चाहिए। पंत को आप छठे नंबर पे मौका दे सकते हैं, जो बाकी कोच और यहाँ पे टीम मैनेजमेंट भी बात कर रही है, सिलेक्टर्स भी बात कर रहे हैं। देखना होगा कि यहाँ पे भारतीय टीम बैटिंग कॉम्बिनेशन में क्या बदलाव करती है। साथ जसप्रीत बुमराह जब टीम इंडिया दोबारा से ज्वाइन करेंगे, उनको रेस्ट दिया गया है, 2 सीरीज का यहाँ पे रेस्ट था, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया खत्म हो गया, एक न्यूजीलैंड बाकी है, तो वो वापस आते हैं तो कौन सा खिलाड़ी यहाँ पे बाहर होगा या कौन सा खिलाड़ी यहाँ पे देखना दिलचस्प होगा कि प्लेइंग 11 में किस खिलाड़ी को यहाँ पे मौका मिलता है। विराट कोहली पहले भी बोल चुके हैं कि हम मैच के कंडीशंस के हिसाब से प्लेइंग 11 फाइनल करते हैं, तो इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल 23 जनवरी से जो न्यूजीलैंड का दौरा यहाँ पे शुरू होगा, भारतीय टीम का प्रदर्शन कैसा रहता है इस पे भी हमारी नज़र बनी रहेगी। जो भी अपडेट्स होंगे उसके साथ हम बने रहेंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप हमारे नेक्स्ट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।